हेलो एवरीवन, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में। तो जो सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए एक खुशखबरी है कि स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जो सिविल सेवाओं की तैयारी करवाने वाला राजस्थान में नंबर 1 सर्वोच्च संस्थान है, वो अब मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के साथ में जुड़ चुका है। और इसके माध्यम से ऐसे कई बच्चे थे जो फाइनेंशियल कंडीशंस के चलते हुए राजस्थान की बेहतरीन फैकल्टी स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी से जुड़ने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, तो अब वो भी जुड़ सकेंगे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के साथ में। ठीक है, चलिए तो थोड़ी सी हम बात करेंगे इस योजना के बारे में, क्या बेसिक डिटेल्स हैं, हाँ, इसकी जानकारी, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और उसके बाद में हम बात करेंगे कि आप स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जो है उसको कैसे चॉइस कर सकते हैं इसके अंदर। और साथ ही साथ में लास्ट में हम बात करेंगे कि जो भी आपकी कुछ जनरल क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग के अंदर, ठीक है, उनको भी अपन यहाँ पर बातचीत कर लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है, ये किस लिए लाई गई है? तो ये बहुत सारे जो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे आईआईटी हो गया आपका, ठीक है, और नीट हो गया, नीट के माध्यम से जो आपको एमबीबीएस करवाई जाती है, आईआईटीज के माध्यम से जो बीटेक होती है, क्लैट हो गया, ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्स के माध्यम से जो कोर्सेज करवाए जाते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज करवाए जाते हैं, या फिर कोई सरकारी नौकरियों के लिए, जैसे आईएएस हो गया, आरएएस हो गया, एसआई का एग्जाम हो गया, रीट का पेपर हो गया, रीट हो गया, है ना। तो इस तरीके के जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, इनकी तैयारी करने वाले एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल कैटेगरी के जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं वो विद्यार्थी, और साथ ही साथ में अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित, जो माइनॉरिटी से संबंधित जो विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए ये योजना जो है शुरू की गई है राजस्थान सरकार द्वारा। फिर इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो क्लास 11th और 12th के अंदर जो एकेडमिक कोर्सेज की तैयारी करवाई जाती है, या फिर कॉलेज के सेकेंड ईयर, आप कह सकते हो कि फाइनल ईयर, और उससे जस्ट पहले वाले साल के अंदर जो रोजगार से संबंधित कुछ एग्जाम्स होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनकी तैयारी करवाने के लिए जो प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, तो उनके अंदर एडमिशन लेने के लिए या उनसे तैयारी करने के लिए इसके अंतर्गत फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाएगी, आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके अंतर्गत 5,000 विद्यार्थियों को चयन किया जाएगा। 5,000 तो बॉयज होंगे, और ऐसी कोशिश की जाएगी कि रेस्ट ऑफ 5,000 जो हैं वो गर्ल्स हों, यानी कि बराबरी की चीज़ रखी जाए। जो बच्चियां हैं या महिलाएं हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर बेनिफिट मिले। तो 5,000 लड़कों को और 5,000 लड़कियों को इसके अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। फिर ओवरऑल राजस्थान सरकार इसके ऊपर कितना खर्च करने वाली है? तो 25 करोड़ रुपीस जो है इसके अंतर्गत बजट आवंटित किया गया है और खर्च करने वाली है राजस्थान सरकार। उसके बाद में अब अपन बात करते हैं कौन एलिजिबल है, ऐसे कौन से अभ्यर्थी हैं जो पात्रता रखते हैं इसकी। तो देखना, सबसे पहले वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसे विद्यार्थी जो एससी, एसटी या फिर ओबीसी या एमबीसी इनसे संबंधित हों, या फिर जनरल की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से संबंधित हों, या फिर माइनॉरिटी वर्ग से, अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित हों। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे, पहली बात। दूसरी चीज और क्या बात इसके अंदर की गई है कि साथ ही साथ में उन अभ्यर्थियों के जो मदर फादर हैं, माता पिता हैं, या जो उनके गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, उनकी ईयरली इनकम, सालाना आय, वार्षिक आय जो है वो 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, और अगर अभ्यर्थी खुद, वो व्यक्ति जो कोचिंग लेना चाह रहा है, अगर वो खुद भी कोई साइड जॉब करता है या अपनी कोई जॉब करता है, तो वो इनकम भी मिला करके ओवरऑल जो उनकी इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, बहुत क्लियर है यहाँ पर चीज। तो यहाँ पे समझ लेना भाई कि जो आपके ओबीसी के क्रीमी लेयर वाले हैं, वो भी इसके अंदर कहते हैं एलिजिबल नहीं होंगे, वो इसके पात्र नहीं होंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं भाई कि ये जो आय है इसका कैसे पता चलेगा आपको? तो आप और हम डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है, कि नहीं नहीं मेरे मदर फादर की तो इतनी आय है, ठीक है, इतनी इनकम है उनकी, नहीं, आप और हम डिसाइड नहीं करेंगे। कौन डिसाइड करेगा? तो यदि आपके मदर फादर या गार्जियन जो है वो राजकीय सेवा में कार्यरत कोई कर्मचारी हैं, ठीक है, या फिर किसी बोर्ड या कोई कॉर्पोरेशन है, निगम है, या किसी प्राइवेट सर्विस के अंदर है, ठीक है, वहां पर काम करने वाले कोई वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तो उस डिपार्टमेंट के जो विभाग के अध्यक्ष हैं, ठीक है, या उस कार्यालय के जो अध्यक्ष हैं, या फिर जो उनका एम्प्लॉयर है, जो उनका ओनर है, ठीक है,
उनकी कंपनी का, उसके द्वारा जो आय प्रमाण पत्र उनको दिया जाएगा या जो उनके सैलरी स्लिप और वो सारा का सारा होगा इनकम टैक्स वाला, ठीक है, तो उसके आधार पर ये सारी चीजें डिसाइड होगी, ये ध्यान करना भाई। फिर इसके अंदर और कौन एलिजिबल होगा, तो देखना ऐसा कोई भी विद्यार्थी जिसने पहले से अनुप्रति योजना जो चलती आ रही थी अगर उसका लाभ ले लिया है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेगा, पात्र नहीं रहेगा। और साथ ही साथ में कुछ शैक्षणिक योग्यताओं की बात की गई है भी, ठीक है, कि एजुकेशन से रिलेटेड कुछ क्राइटेरिया जो है वो डिसाइड किए गए हैं और वो क्राइटेरिया जो है वो आप कहां पर देख सकते हैं, तो 5 जून 2021 को जो वित्त विभाग है राजस्थान सरकार का, उसके द्वारा जो सर्कुलर जारी किया गया था, परिपत्र जारी किया गया था, उसके अंदर वो चीजें मेंशन की गई है जिनके बारे में आगे अपन छोटी मोटी बात करेंगे। समझ गए इस चीज को? तो यहाँ पर जो हमने पात्रता की बात की है कि कौन कौन एलिजिबल होगा, तो यहाँ पे देखना भाई, मूल निवासी होना चाहिए, प्लस वो इन कैटेगरीज से रिलेटेड होना चाहिए, प्लस उसके जो मदर फादर हैं, गार्जियन हैं, उनकी इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, तभी वो उसका पात्र होगा। ये चीज अच्छे से ध्यान कर लेना। केवल अगर आप ओबीसी से या एमबीसी बिलोंग करते हो, लेकिन अगर आपके मदर फादर की इनकम जो है वो 8 लाख से ऊपर है, तो आप एलिजिबल नहीं होगे भाई, ये ध्यान करना। चलिए, ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, ये सारे के सारे। अगर इनमें से कोई एक भी क्राइटेरिया आपका फुलफिल नहीं हो रहा है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, उसके लिए पात्र नहीं है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके अंदर अभ्यर्थी जो है वो कैसे आवेदन कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि ई मित्र के पास चले जाओ, तो ई मित्र वाला जो है वो आपके अप्लाई कर देगा एसएसओ आईडी के थ्रू। नहीं है तो आप खुद से अपनी एसएसओ आईडी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा कन्वीनियंट चीज क्या है, क्योंकि देखो भाई, हम में से ये हमारे फ्यूचर से रिलेटेड चीज है तो हमारे को रिस्क नहीं लेना चाहिए, और वैसे भी आपके 15 अक्टूबर जो है इसकी अंतिम तारीख है, तो कोशिश करें कि अगर आपके नजदीकी कोई ई मित्र है तो उससे भरवा लें, ज्यादा बेहतर है। और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से भी भर सकते हैं। आपकी एसएसओ आईडी जो है, सिंगल साइन ऑन आईडी, ठीक है, इसके माध्यम से आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, आपके जन आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो आपका अगर जन आधार कार्ड बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना हुआ है तो उसको बनाने के लिए अप्लाई कर दीजिए, और जो आपका एनरोलमेंट नंबर या जो आपको नंबर उसका प्राप्त होता है आवेदन का, वो यहाँ पर उपयोग कर लेना, ठीक है। बट जन आधार कार्ड जो है वो आपका जरूरी होगा। फिर इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा भाई, तो अभ्यर्थी जो है वो जो भी जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है या जिस भी कोर्स को वो सेलेक्ट करता है, तो वो उस कोर्स को या उस एग्जाम को वहां पर देखेगा, सेलेक्ट करेगा, और साथ ही साथ में उससे रिलेटेड जो भी कोचिंग संस्थान वहां पर लिस्टेड हैं, सूचीबद्ध हैं, उनका चयन करेगा, ठीक है, और अपना अप्लाई कर देगा, ठीक है। और बाद में उसकी मेरिट बनेगी, मेरिट के आधार पर अगर उसका चयन होता है तो वो उस संस्थान के अंदर, उस कोचिंग के अंदर दाखिला ले सकता है, उसके अंदर प्रवेश ले सकता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ में यहाँ पर अभ्यर्थी को अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे। और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके बारे में बात करते हैं भाई। सबसे पहला तो होगा आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। तो जो भी सक्षम अधिकारी द्वारा, प्रॉपर अथॉरिटी द्वारा आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया गया है, मूल निवास प्रमाण पत्र, उसको अपलोड करना होगा। फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है उसको अपलोड करना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर भी आपके क्या आ जाएगा, जैसे ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं उनको थोड़ा सा यूं रहेगा कि भाई हमारे कौन सा कास्ट, हम तो भाई जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको जो है जिस भी अकॉर्डिंगली आपके जो भी सर्टिफिकेट वहां पे ईडब्ल्यूएस का आप लगाना चाहते हो तो वो लगा सकते हो, ठीक है। या फिर जो भी आपके वहां पर विभाग है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, वहां जाकर के आप कांटेक्ट कर सकते हो कि कौन सा यहाँ पर हमारे को लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो देख लेना। और उसके बाद में आपको जो आपका आय घोषणा पत्र है उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 चीजें जो है ये आपको वहां पे अपलोड करनी पड़ेगी सबसे पहले। उसके बाद में, क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे, अप्लाई करोगे, तो सबसे पहले ही आपका वहां पे जन आधार नंबर जो है वो मांग लिया जाएगा। तो जैसे ही आप उसको एंटर करोगे, आपकी बेसिक सारी की सारी डिटेल्स वहां पर आ जाएगी। तो उसके अंदर आपकी बेसिक कुछ पर्सनल डिटेल्स होगी, ठीक है, और आपकी कुछ एड्रेस से रिलेटेड डिटेल्स होगी, और आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स होगी, वो अपने आप वहां पर फिल हुई भी आ जाएंगी, क्योंकि जन आधार कार्ड से लिंक्ड आपका कोई न कोई बैंक का अकाउंट होगा, ठीक है, और उसकी डिटेल्स होंगी, तो वो अपने आप वहां पे फिल हुई भी आ जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज आपको नहीं करनी होगी, आप जैसे एंटर करोगे अपने आप वहां पे सारी की सारी डिटेल्स आ जाएगी, वो देख लेना। और साथ ही साथ में आपको आगे चल करके 10th और 12th की जो मार्कशीट है उसको भी अपलोड करना पड़ेगा, उसकी फोटो भी अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ एक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर प्रोसेस क्या रहेगी, कैसे अपलोड किया जाएगा।
ये सॉरी कैसे अप्लाई किया जाएगा, आवेदन कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, एसएसओ आईडी जो है उससे लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन कर लोगे तो वहां पर आपको एक आइकन देखने को मिलेगा, SJMS SMS, इस नाम का एक आइकन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको सीधा सीधा नहीं मिल रहा है तो आपके पास में वहीं पे लिखा होगा अदर एप्स, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको SJMS SMS ये आपको एक आइकन देखने को मिलेगा। आप इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है, इसको ओपन करें। जब आप इसको ओपन कर लोगे तो उसके अंदर फिर से आपको कुछ आइकन्स देखने को मिलेंगे और उनमें से आप देखना सीएम अनुप्रति कोचिंग एंड डीबीटी वाउचर योजना, इस नाम से एक आइकन आपको देखने को मिलेगा, उसको ओपन करना। जब आप उसको ओपन कर लोगे तो आपके सामने दो चीजें पूछी जाएगी भी, एक तो होगा कि कौन सी स्कीम के, कौन सी योजना के अंतर्गत आप आवेदन करना चाहते हैं। तो पहला है अनुप्रति कोचिंग स्कीम, वहां पर होगा, उसको सेलेक्ट करना। और फिर आपसे पूछा जाएगा लॉगिन टाइप, ठीक है, तो आप कौन है, तो आप यहाँ पे ऑब्वियसली आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट होंगे, तो आप स्टूडेंट को सेलेक्ट करें। उसके बाद में फिर आप जो आपके जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद में आपके लेफ्ट साइड के अंदर एक बार होगी, ठीक है, और उस बार के अंदर आपको ये एप्लीकेंट प्रोफाइल देखने को मिलेगा, ठीक है। एक तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होगा वहां पर ऑप्शन, और दूसरा जो होगा वो एप्लीकेंट प्रोफाइल होगा। जब आप एप्लीकेंट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपके सामने एक पूरा पूरा पेज ओपन होगा जिसके अंदर आपको अपनी डिटेल्स जो है वो फिल करनी होंगी, जिनके अंदर आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स होंगी, आपका नाम वाम वो सारी की सारी चीजें, कुछ आपकी एड्रेस से रिलेटेड डिटेल्स होंगी और कुछ आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स होंगी, बैंक अकाउंट नंबर और ये सारी की सारी, ठीक है ना। ये जब आप उसके अंदर फिल कर दोगे उसके बाद में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, तो वही 3 डॉक्यूमेंट, एक तो आपका डोमिसाइल जो आपका मूल निवास था, एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, और साथ में आपका इनकम सर्टिफिकेट। ये तीनों चीजें आपको वहां पर अपलोड करनी पड़ेगी। और उसके बाद में आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना। जब आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दोगे तो नेक्स्ट आपका जो पेज खुलेगा उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका एग्जाम कोर्स जिसकी आप तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, उसको आपको वहां पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हो तो आप आईएएस को सेलेक्ट करें, अगर आप आरएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप आरएएस को सेलेक्ट करें, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा आपके पास में ऑप्शन होगा कि आप कौन से इंस्टीट्यूट के माध्यम से, कौन से कोचिंग संस्थान से तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसको सेलेक्ट करें। और उसके बाद में आपको आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन से, वही अगर आप 11th-12th के अंदर हैं और आप आईआईटी की या नीट की या क्लैट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके 10th की मार्कशीट और वो जो है उसे अपलोड कर दें। और अगर आप आगे जो प्रोफेशनल आपके जो रोजगार से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे आईएएस हो गया, आरएएस हो गया, और आपके दूसरे एसआई का एग्जाम हो गया, रीट, पटवारी, इनकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जो 12th की जो मार्कशीट होगी, 10th और 12th की मार्कशीट जो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होंगी, ठीक है। तो ये आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस रहेगी। ये जब एक बार आपने पूरा का पूरा अप्लाई कर दिया तो उसके बाद में आपका जो है वहां पर लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन जो है फॉर्म ये वो फिलअप हो चुका है। उसके बाद में अब जब आपने अप्लाई कर दिया उसके बाद में क्या होगा, तो उसके बाद में 15 तारीख लास्ट डेट अभी, ठीक है, तो तब तक आप आवेदन कर सकते हो। आपने जब आवेदन कर दिया उसके बाद में वो सारी की सारी एप्लीकेशन जो हैं वो आपके संबंधित विभागीय जिलाधिकारी जो हैं, ठीक है, उनके पास में जाएगी और वो क्या करेंगे, ये सारी की सारी जितने भी एप्लीकेशन आए हैं इनकी जांच करेंगे 15 दिन के अंदर अंदर, और देखेंगे कि इनमें से कौन कौन सी सही हैं और कौन सी गलत हैं। तो जो गलत हैं उनको निरस्त कर दिया जाएगा और जो सही हैं उनको अनुमोदित करके आगे भेज दिया जाएगा। और फिर उसके बाद में निदेशालय द्वारा, जो डायरेक्टरेट है, उसके द्वारा एक मेरिट तैयार की जाएगी और ये मेरिट जो है इसके आधार पर ये देखा जाएगा कि कौन कौन से बच्चे जो हैं उनका चयन हुआ है, सेलेक्ट हुए हैं इस योजना के तहत, और उनकी जो लिस्ट होगी वो तैयार की जाएगी। ये विभाग खुद करेगा वो लिस्ट तैयार, आपका उसके अंदर कोई रोल नहीं होगा, कोचिंग संस्थान का उसके अंदर कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। तो ये विभाग द्वारा खुद से तैयार की जाएगी और ये लिस्ट विभाग खुद तैयार करके और आगे पर्टिकुलर उन कोचिंग संस्थानों को भेज देगा, खुद से भेज देगा, ठीक है। कोचिंग संस्थान उस सूची को या उस लिस्ट उनको जैसे ही प्राप्त हो जाएगी उसके बाद में आपको भी वो इन्फॉर्मेशन भेज दी जाएगी कि हाँ भाई आपका चयन हो चुका है और आप इस कोचिंग के लिए वो कहते हैं ना कोचिंग के अंदर अप्लाई कर सकते हैं जाकर के। तो आपको जाकर के कोचिंग के अंदर एनरोल करवाना पड़ेगा, वहां पे आवेदन करना पड़ेगा, एक तरीके से काउंसलिंग होती है जो, ठीक है, तो आपको वहां जाकर काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। जैसे ही आप एडमिशन ले लेते हो और इधर से कोचिंग जो है वो आगे विभाग को सूचित कर देगी, ऑनलाइन माध्यमों से ही क्या कर दिया जाएगा, सूचित कर दिया जाएगा डायरेक्टरेट को या निदेशालय को, और आपका एनरोलमेंट उस कोचिंग के अंदर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत। उसके बाद में देखना भाई, अगर आपने एक बार इसके अंदर आप सेलेक्ट हो गए हो, एक बार अगर आप
का इसके अंदर चयन हो गया है तो उसके बाद आप वापस से आवेदन नहीं कर सकते हो। हम ऑलरेडी बात कर चुके थे भाई पहले ही कि पात्रता के अंदर कि कौन कौन एलिजिबल होगा। तो अगर आप एक बार ऑलरेडी इसका फायदा उठा चुके हो तो आप इसके अंदर वापस से आवेदन नहीं कर सकते। और अगर आपने यहाँ पर एक बार इसके अंदर आपका चयन हो गया है, अगर चयन नहीं हुआ है इस बार तो अगली बार आप वापस आवेदन कर सकते हो, लेकिन अगर आपका एक बार चयन हो गया तो उसके बाद आप वापस इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज, मान लो कि आपने अप्लाई किया लेकिन किन्हीं कारणवश आप कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाए, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो गया, आपने अप्लाई किया, आपका सिलेक्शन हो गया, चयन भी हो गया, लेकिन किसी कारणवश जो है वो आप कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपके संबंधित अधिकारी होंगे, ठीक है, जो डायरेक्टर कह लो, निदेशक जो हैं उस विभाग के, या जो कमिश्नर हैं, आयुक्त हैं, आपको उनसे जाकर के मिलना पड़ेगा और उनको कहते हैं एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, अपना जो भी जेन्युइन रीजन है वो बताना पड़ेगा। और यदि उनको सही लगेगा, अगर वो अनुमत करते हैं, आपको अलाउ करते हैं, परमिट करते हैं, तो आपको वापस से रीअप्लाई करने के लिए, पुनः आवेदन करने के लिए अनुमति मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद जो अमाउंट पे किया जाएगा वो कैसे होगा, तो देखो इसके अंदर स्टूडेंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है, इसके अंदर कोचिंग का भी कोई रोल नहीं है। पैसा कौन पे करेगा, तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जो है उसके द्वारा पे किया जाएगा पैसा, सीधे सीधे किसको पे किया जाएगा, कोचिंग को पे किया जाएगा, स्टूडेंट्स को पे नहीं किया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट बात करेंगे भाई पैसा किस प्रकार से और कितना दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ऑलरेडी वित्त विभाग ने जो सर्कुलर जारी किया है उसके अंदर पूरी पूरी डिटेल्स दे रखी हैं, उन्हीं डिटेल्स को अपन यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा आईएएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए कितना अमाउंट आपको मिलेगा, तो देखना अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत। तो यदि आप किसी प्रतिष्ठित संस्थान से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको 75,000 रुपए मिलेंगे। और अगर आप किसी दूसरे कोई सामान्य से किसी संस्थान जो प्रतिष्ठित संस्थान नहीं है, ठीक है, उससे अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो आपको मात्र 50,000 रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा, तो 1 वर्ष का ड्यूरेशन होगा। आईएएस की तैयारी 1 साल की होती है भी, ठीक है। और इसके लिए कौन कौन एलिजिबल होंगे, तो ऐसे लोग या ऐसे बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं, ठीक है, या तो वो, और या फिर जो अभी कॉलेज के फाइनल ईयर में है या फाइनल ईयर से जस्ट पहले वाले ईयर में है, ठीक है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। देखो होता क्या है, कुछ कोर्सेज 3 साल के होते हैं तो कुछ कोर्सेज आपके 4 साल के होते हैं। तो जो 3 साल के कोर्सेज हैं उनके अंदर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले जो हैं, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो 4 साल की जिनकी डिग्री होती है तो वो लोग थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप किसी प्रतिष्ठित संस्थान से, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको या तो ग्रेजुएट होना होगा, या आपका फाइनल ईयर या जस्ट प्री फाइनल जो आपका ईयर होता है उसके अंदर आप पढ़ रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपने ग्रेजुएशन कभी भी करी हो उससे फर्क नहीं पड़ता भाई, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, कि आप मान लो अभी एमए वैमए कर रहे हो या एमएससी कर रहे हो और आप सोचो क्या मैं एलिजिबल हूँ, बिल्कुल आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई। और दूसरा, प्रतिष्ठित संस्थान से अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो तो आपके 12वीं के अंदर 70% जो अंक हैं वो आपको प्राप्त किए हुए होने चाहिए। और अगर आप किसी सामान्य दूसरे इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपके 12th के अंदर मिनिमम 60% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। डजेंट मैटर आप एससी से हैं, डजेंट मैटर आप एसटी से हैं या किसी दूसरे वर्ग से बिलोंग करते हैं, ये दोनों जो क्राइटेरिया हैं ये आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, ठीक है। और इसके लिए टोटल आईएएस की तैयारी के लिए राजस्थान सरकार कुल 200 बच्चे जो हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस या आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिनको आप कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। यहाँ पर एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले, और उसके बाद में अदर्स जिसके अंदर आपके माइनॉरिटीज जो अल्पसंख्यक हैं उनकी बात आ गई। तो अल्पसंख्यकों को यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया भी, 65 सीट जो है 200 में से वो अल्पसंख्यकों के लिए है। चलिए उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट आरएएस की, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो आरपीएससी द्वारा एग्जाम आयोजित करवाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप किसी प्रतिष्ठित संस्थान जैसे स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको सरकार द्वारा 50,000 रुपए की सहायता मिलेगी। और अगर आप किसी दूसरे सामान्य संस्थान से तैयारी करते हैं तो आपको 40,000 रुपए की सहायता मिलेगी। इस कोर्स का ड्यूरेशन भी 1 वर्ष का होगा, 1 ईयर का होगा। और इसके अंदर जो मिनिमम जो योग्यता आपकी मांगी गई है वो वही है भाई
कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए हो या तो स्नातक होने चाहिए हो या फिर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर या प्री फाइनल ईयर के अंदर अपीयर हुए हुए होने चाहिए हो, ठीक है। और 12th के अंदर अगर आप प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से तैयारी करना चाहते हैं, प्रतिष्ठित संस्थान से, तो आपके 12th में मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप किसी सामान्य संस्थान से तैयारी कर रहे हैं आरएएस की या करना चाह रहे हैं तो आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और आरएएस के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कुल 500 विद्यार्थी जो हैं उनका चयन अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत किया जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आरएएस की तैयारी करने वाले या आईएएस की तैयारी करने वाले। फिर एसआई की बात करें तो आरपीएससी द्वारा जो एसआई का एग्जाम करवाया जाता है या इसी के इक्विवेलेंट जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए 20,000 की सहायता दी जाएगी। इस कोर्स का ड्यूरेशन आपका 6 महीने का रहेगा और क्राइटेरिया क्या है, वही अगर आप ग्रेजुएट हो या फिर आपके फाइनल ईयर या प्री फाइनल ईयर के अंदर आप हो, और साथ ही साथ आपके 12th के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्स के लिए 800 विद्यार्थी जो हैं उनको राजस्थान सरकार द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करें तो आपके रीट का एग्जाम हो गया, आपके पटवारी और जो आपके कनिष्ठ सहायक होते हैं या इस तरीके के दूसरे एग्जाम्स हो गए, उनके लिए भी सरकार ने जो है ये सहायता, वित्तीय सहायता की बात करी है। कांस्टेबल का एग्जाम हो गया आपका। फिर अगर आप जेई, आईआईटी जेई का एग्जाम हो गया आपका, या फिर आपका नीट का जो एग्जाम हो गया, इनके लिए आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी सरकार ने बातचीत करी भी कि बच्चों को कितनी वित्तीय सहायता या आर्थिक सहायता जो है वो दी जाएगी। क्लैट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी सरकार ने बातचीत करी हुई है भाई। तो ये इस प्रकार से हमने देखा कि आईएएस के लिए जो है आपके 75,000 रुपए और या फिर 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। वहीं पे आरएएस के लिए आपको 50,000 रुपए या फिर 40,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। इसका कोर्स का ड्यूरेशन कितना रहेगा, 1 साल का रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो अमाउंट कोचिंग को जो पे किया जाने वाला हो गया। और भी सरकार ने एक बात कर रखी है भाई इसके अंदर कि जो आपके बच्चे हैं भाई, अब हम बात कर रहे हैं वंचित वर्ग के बच्चों की, जो ऐसे वंचित वर्ग के मेधावी बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, जो आगे सिविल सर्विसेज की या दूसरे ऐसे कहते हैं ना जिनके एम्बिशंस बहुत बड़े हैं, आगे चल के वो बहुत अच्छा करना चाहते हैं खुद के लिए, इस देश के लिए। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि ये जो कोचिंग संस्थान होंगे ये उनके शहर में हों, कोई जरूरी नहीं है, तो उनको उस शहर से दूर जाकर के भी पढ़ाई करनी पड़ सकती है। तो सरकार ने उसका भी ध्यान रखा है और उसके तहत सरकार ने क्या बोला है कि उनको जो हॉस्टल फैसिलिटी होती है या आवास की जो सुविधा होती है उसके लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी और 40,000 रुपए जो है उसके लिए उनको प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। अब ये जो 40,000 की फाइनेंशियल असिस्टेंस है या वित्तीय सहायता है, ये 2 किस्तों के अंदर प्रदान की जाएगी भाई, 2 किस्तों के अंदर, ठीक है। और कब प्रदान की जाएगी भाई, ये ध्यान रखना, अगर आप अपने शहर को छोड़ करके किसी दूसरे शहर के अंदर जाकर के तैयारी करते हो किसी कोचिंग संस्थान के अंदर, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा भाई देखो क्या है, ये चीज ओपन एंडेड है। यहाँ पर दूसरा अन्य शहर लिखा हुआ है, अन्य जिले की बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो हो सकता है कि इसके अंदर अगर आप जयपुर के अंदर ही जयपुर में ही रह रहे हैं लेकिन पास में किसी गांव में रह रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको जयपुर में आकर के रह करके पढ़ाई करने के लिए आप एलिजिबल हों, इस चीज के लिए इंटाइटल हों, तो थोड़ा सा उस चीज को आप देख लेना, ठीक है। चलिए, फिर बात करें कि ये तो हमने बात की भाई कितना अमाउंट जो है वो सरकार द्वारा पे किया जाएगा और कौन से कोर्स के लिए किया जाएगा, ठीक है, क्या उनके ड्यूरेशन रहेंगे, कौन एलिजिबल है और कितने कितने बच्चे जो हैं उनको सरकार ये फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करवाएगी। अब हम बात करते हैं कि मेरिट कैसे डिसाइड की जाएगी। हमने बात की भाई राजस्थान सरकार जो है वो 500 बच्चों को आरएएस के लिए चुनेगी, 200 बच्चों को आईएएस के लिए चुनेगी तैयारी के लिए, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत। तो वो कैसे पता चलेगा कि ये 200 बच्चे कैसे डिसाइड किए जाएंगे या 500 बच्चे कैसे डिसाइड किए जाएंगे, तो उनकी मेरिट बनेगी भी। और वो मेरिट किसके आधार पर बनाई जाएगी, 12th के आधार पर या फिर 10th के जो आपके मार्क्स होंगे उनके आधार पर, 10वीं या 12वीं के अंकों के आधार पर ये मेरिट बनाई जाएगी। और यदि आपने 10th और 12th आरबीएससी से कर रखी है, राजस्थान बोर्ड से कर रखी है, तो आपके जो मार्क्स हैं, जो परसेंटेज हैं, एज इट इज उनको वैसा का वैसा यथावत काउंट किया जाएगा मेरिट लिस्ट के अंदर। और यदि आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड से हैं, तो आपके जो मार्क्स हैं उनको 0.9 से मल्टीप्लाई करके और फिर जो मार्क्स बनेंगे या परसेंटेज बनेंगे, ठीक है, उनके आधार पर आपको जो है वो मेरिट के अंदर जगह मिलेगी। तो इसके आधार पर एक कंबाइंड मेरिट तैयार की जाएगी आरबीएससी, सीबीएसई, जिन भी लोगों ने अप्लाई किया है उनके लिए। और फिर उसके आधार पर जो अप्लाई किए हुए होंगे उनमें से टॉप 200 जो हैं, जिन्होंने आईएएस के लिए अप्लाई कर रखा है उनको आईएएस का मिलेगा, और जिन्होंने आरएएस के लिए अप्लाई कर रखा है उनमें से टॉप 500 को आरएएस की तैयारी के लिए सरकार द्वारा सहायता मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। ये मेरिट कौन डिसाइड करेगा, वो विभाग खुद करेगा भी,
विभाग खुद तैयार करेगा उसको। इसके अंदर ना कोचिंग का कोई लेना देना है, ना आपका या स्टूडेंट का कोई लेना देना है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि पेमेंट कैसे किया जाएगा, पेमेंट का प्रोसेस क्या रहेगा। तो देखो, इस पेमेंट की प्रोसेस के अंदर बच्चे या स्टूडेंट जो है वो किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। कैसे, तो देखना भाई, ये जो पेमेंट है ये 2 किस्तों के अंदर किया जाएगा, ठीक है। 2 इंस्टॉलमेंट्स होंगी। और पहली इंस्टॉलमेंट कब होगी कि जब मेरिट तैयार कर ली जाएगी विभाग द्वारा, और उसके बाद में मेरिट जो है वो, मेरिट की जो लिस्ट है वो उस कोचिंग संस्थान को भेज दी जाएगी। और कोचिंग संस्थान के अंदर आकर के यदि बच्चा एनरोल करवा लेता है, अपना एडमिशन ले लेता है, तो पहली किस्त जो है वो कोचिंग को गवर्नमेंट द्वारा अपने आप से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बच्चे को कोई टेंशन लेने की इसके अंदर जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो वो जो पहली किस्त है वो बच्चा जैसे ही एडमिशन ले लेता है, अभ्यर्थी जैसे ही कोचिंग के अंदर दाखिला ले लेता है, सरकार अपने आप से इधर से कोचिंग को ट्रांसफर कर देगी। और ये कितना होगा, 60% होगा, ठीक है। टोटल जो अमाउंट है उसका 60% होगा। और दूसरी किस्त जो है, जब कोचिंग कंप्लीट हो जाएगी बच्चे की, तो उस वक्त वो कहते हैं ना, कोचिंग को ट्रांसफर की जाएगी सरकार द्वारा। तो 2 किस्तों के अंदर फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है उसमें 60% और सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है उसके अंदर 40% की जो राशि है वो कोचिंग संस्थान को सरकार द्वारा ट्रांसफर की जाएगी, ठीक है। इसके अंदर बच्चे का या जो अभ्यर्थी है उसका कोई लेना देना नहीं होगा भाई, ये ध्यान कर लेना। आपके हाथ में पैसा नहीं आएगा, सरकार सीधे सीधे ट्रांसफर करेगी कोचिंग को। उसके बाद में अगर आप हॉस्टल फैसिलिटी के लिए, आवासीय सुविधा जो है उसके लिए अगर आप अप्लाई करते हो, दूसरे शहर से आकर के रहते हो, तो आपको 40,000 रुपए की जो सहायता राशि मिलेगी वो भी आपको 2 किस्तों के अंदर मिलेगी, 2 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर मिलेगी। और ये जो राशि है ये सीधे सीधे उस अभ्यर्थी को या उस बच्चे को ही मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना। चलिए भी, उसके बाद में अगर इसको लेकर के, इस पूरी की पूरी प्रोसेस को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई शंका है, या कोई भी प्रकार का विवाद होता है, ठीक है, तो उस विवाद की या उस प्रोसेस की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है, तो जो भी इस डिपार्टमेंट का कमिश्नर है या फिर डायरेक्टर है उसके पास में इसका अधिकार होगा भाई, ठीक है। जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, तो उसके जो कमिश्नर होंगे या डायरेक्टर होंगे, उनका जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा, वो ही मानना पड़ेगा। फिर बात करें भाई प्रतिष्ठित संस्थान कौन कौन से हैं, जो अभी अपने बात करी भाई, एक सामान्य संस्थान होंगे, एक प्रतिष्ठित संस्थान होंगे, तो उनको लेकर के भी सरकार ने जो है वो कुछ गाइडलाइन जारी की भी है, ये हमारे किसी काम की वैसे नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करें तो एसटी वर्ग जो होगा उसके बच्चों के लिए या उसके अभ्यर्थियों के लिए ये योजना किसके द्वारा लागू की जा रही है, तो ये जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसके द्वारा इसको लागू किया जा रहा है। वहीं पे अगर हम एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस इनके लिए बात करें, तो इनके लिए कौन कर रहा है, तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इसको लागू किया जा रहा है। और अगर हम बात करें माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए इस योजना को कौन लागू कर रहा है, तो वो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, इसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़े से कुछ फैक्ट्स हैं, ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आरएएस का एग्जाम आ ही रहा है आपके। फिर उसके बाद में ये जो आपके मेरिट डिसाइड की जाएगी, ये मेरिट विभाग द्वारा तैयार की जाएगी। अगेन मैं बोल रहा हूँ, कोचिंग का इसके अंदर कोई रोल नहीं होगा। वो मेरिट बना करके, मेरिट की लिस्ट बना करके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अकॉर्डिंगली, उनके कोर्सेज के अकॉर्डिंगली बना करके, और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को वो विभाग खुद से ही भेज देंगे। और अगर आपका उसके अंदर नाम होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपको जाकर के कोचिंग संस्थान के अंदर इनरोल करवा लेना होगा एक निश्चित समय, जो भी फाइनेंशियल ईयर वाला टाइम पीरियड होगा उसके अंदर, ठीक है। फिर सरकार द्वारा ये कोशिश की जा रही है, देखो भाई सरकार क्या कोशिश कर रही है कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके, और महिलाएं जो हैं उनकी भागीदारी उच्च पदों के ऊपर, या फिर आप ये कह सकते हो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर बढ़े, उनकी आर्थिक रूप से वो सक्षम हो। इसके लिए सरकार ने क्या तय किया है कि ये जो अनुप्रति कोचिंग योजना है इसके तहत 50% जो लाभार्थी हों वो महिलाएं हों, ठीक है, बच्चियां हों। और ये कोशिश की जाएगी कि भाई 50% जो है वो बच्चियों को इसके अंदर शामिल किया जाए, उनको लाभ दिया जाए। पर इन केस अगर 50% बालिकाएं जो हैं वो नहीं आ पाती हैं, तो वो जो रिमेनिंग सीट्स हैं, बच जाती है वो सीट्स, उसके ऊपर कंसिडर किया जा सकता है लड़कों को उसका लाभ देने के लिए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा देखना। फिर उसके बाद में इस योजना के तहत भाई कोई भी किसी भी प्रकार का विभाग जो है वो नई कोचिंग स्टार्ट नहीं करेगा, वो अपनी तरफ से कोई कोचिंग वोचिंग नहीं चलाएगा, ठीक है। ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश्ड कोचिंग्स हैं उन्हीं के तहत बच्चों को एनरोल किया जाएगा,
और उन्हीं के माध्यम से बच्चों को जो है वो पढ़ाई करवाई जाएगी, ताकि उनको बेस्ट प्रोफेशनल जो है अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, उनका गाइडेंस मिल सके। ठीक है। और जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, वो इस योजना के संचालन के लिए या इसके क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग के रूप में काम करेगा। यानी कि इसको ये जो योजना है आपकी, ये जो स्कीम है, इसको इम्प्लीमेंट करने का, मॉनिटर करने का, सुपरवाइज करने का काम कौन करेगा? तो वो आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जो है उसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है। चलिए, फिर अगर ये तो ओवरऑल हमने अनुप्रति कोचिंग योजना जो है उसके बारे में बातचीत कंप्लीट कर ली। अगर आपको अभी भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है, ठीक है, तो आप ये जो यहाँ पर दिया गए डिटेल्स दी गई हैं, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये आपके अनुप्रति कोचिंग योजना जो है उससे संबंधित मेल आईडी है। ठीक है। यहाँ पर आप, या ये एड्रेस है, यहाँ पर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यदि आप जयपुर में रहते हैं तो आप यहाँ पर अपनी शिकायत या जो भी आपकी क्वेरी है वो यहाँ पर आप दर्ज करवा सकते हो, और नहीं है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जो ये क्या बोलते हैं ऑफिसेज हैं आपके, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के या फिर सामाजिक कल्याण विभाग के, तो वहां पर जाकर के आप बातचीत कर सकते हो, और कोई भी आपकी क्वेरीज है तो वो वहां पर सॉल्व कर दी जाएगी, रिजॉल्व कर दी जाएंगी। ठीक है। हमने कोशिश करी है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा आपकी चीजों को सिंपल करके आपके सामने रखा जा सके उतना रखें हम, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस चीज़ का कहते हैं इस चीज़ की अवेयरनेस पहुँचे, जागरूकता पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है। चलिए, तो ये हमने अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में बातचीत कंप्लीट करी। अब मैं आपके कुछ जनरल क्वेरीज आपके दिमाग में हो सकती हैं, ठीक है, इस योजना को लेकर के, तो उनको अपन डील करने का काम करते हैं। देखो, सबसे पहली क्वेरी देखो, या सबसे पहली जो बात ये है कि स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जो है वो आपके आईएएस और आरएएस के कोर्सेज के लिए या उनकी तैयारी के लिए अवेलेबल रहेगा अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत। बाकी कोई कोर्स के लिए अभी अवेलेबल नहीं है स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी, केवल आईएएस और आरएएस सिविल सर्विसेज उसके लिए। दूसरी चीज कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या दोनों कोर्सेज के लिए ये योजना है? बिल्कुल, ये दोनों कोर्सेज के लिए योजना है। ठीक है। आप जिस भी कोर्स में एनरोल करवाना चाहें, अगर आप ऑनलाइन के अंदर करवाना चाहते हैं आप ऑनलाइन के अंदर ले लें, अगर आप ऑफलाइन में करवाना चाहते हैं ऑफलाइन कोर्स के अंदर दाखिला ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ठीक है। चलिए, फिर केवल कोचिंग करने हेतु रुपए मिल जाएंगे या प्री मेंस क्लियर करने पे रुपए मिलेंगे? हम सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं भाई, आईएएस या आरएएस की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये बहुत जनरल क्वेरी है कि अगर आप सिर्फ अभी तैयारी करना चाह रहे हो, कोचिंग करना चाह रहे हो, प्री मेंस तो जब होगा तब होगा, तो क्या मतलब सिर्फ कोचिंग करने के लिए रुपए मिल जाएंगे, या फिर नहीं प्री क्लियर करेंगे तो इतने रुपए मिलेंगे, मेंस क्लियर करेंगे तो ही इतने रुपए मिलेंगे? ऐसा कोई फंडा नहीं है। ठीक है। आपको कोचिंग के अंदर एनरोल करना है और आपको बस तैयारी करनी है। ठीक है। प्री मेंस वाला लफड़ा कुछ भी नहीं है। आपको सारा का सारा जो अमाउंट होगा वो कोचिंग को अपने आप से ही सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है। तो केवल कोचिंग करने के लिए रुपए मिलेंगे, कोई उसके अंदर दोहराए नहीं है। और दूसरा, ये जो रुपए होंगे ये स्टूडेंट को नहीं मिलेंगे, ये सरकार द्वारा डायरेक्ट कोचिंग संस्थान को ट्रांसफर किए जाएंगे। 2 किस्तों में किए जाएंगे। पहली किस्त के अंदर 60%, ठीक है, और दूसरी किस्त के अंदर 40%। पहली किस्त जैसे ही बच्चा एनरोल कर लेगा, ठीक है, एडमिशन ले लेगा, उसके बाद में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरा, जब बच्चे की कोचिंग कंप्लीट हो जाएगी तब जो रेस्ट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट है आपका 40% वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है ना। चलिए, फिर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में, बहुत से बच्चों के दिमाग में ये चलेगा कि भाई कौन से वर्ष के अंदर कोचिंग के लिए रुपए मिलेंगे? तो ये जो योजना है ये फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत काम करती है भाई। तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में। तो सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंदर जब भी आपसे आवेदन मांगेगी, आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद में जब भी नेक्स्ट कोई भी बैच उस कोचिंग के अंदर या उस कोर्स से संबंधित शुरू हो रहा हो, आप उसके अंदर एडमिशन ले सकते हो, दाखिला ले सकते हो। ठीक है। चलिए, फिर ओबीसी में क्रीमी लेयर या फिर जो अबव पॉवर्टी लाइन वाले बच्चे हैं, क्या वो एलिजिबल हैं? नहीं है वे एलिजिबल। ठीक है। केवल वो ही एलिजिबल हैं जिनकी पारिवारिक आय, यानी कि बोल सकते हैं मदर फादर की या गार्जियन की आय 8 लाख रुपए से कम है, और अगर वो बच्चा खुद या अभ्यर्थी खुद भी कुछ कमाता है, ठीक है, तो वो भी उसके अंदर इंक्लूड करके 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए। फिर हॉस्टल वाले पैसे कितने मिलेंगे और किसको मिलेंगे? तो देखो, दूसरे शहर में कोचिंग लेने वाले विद्यार्थियों को मिलेंगे,
ठीक है। अभी हालांकि ये क्लियर नहीं है इसके अंदर कि दूसरा जिला वाला कंसेप्ट है कि क्या है, तो थोड़ा सा वो आप देख लेना, उस हिसाब से पता कर लेना अपने यहाँ पर विभागों के अंदर। बाकी दूसरे शहर के अंदर अगर आप कोचिंग करने जा रहे हैं तो वो व्यक्ति या वो जो अभ्यर्थी है वो अप्लाई कर सकता है हॉस्टल की वो जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, वित्तीय सहायता हॉस्टल वाली, आवास वाली, उसके लिए। फिर इसके तहत आपको 40,000 रुपए दिए जाएंगे और ये 40,000 रुपए 2 किश्तों के अंदर मिलेंगे और ये स्टूडेंट को ही मिलेंगे। लेकिन इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना कि ये जो हॉस्टल फैसिलिटी वाली जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, आर्थिक सहायता है, ये केवल उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगी जो प्रतिष्ठित संस्थानों से, जो रेपुटेटेड कोचिंग्स हैं या फिर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां से तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को मिलेगी। जो सामान्य संस्थानों से अगर आप तैयारी करने जा रहे हो और आप वो कहते हैं आप चाहो कि नहीं हॉस्टल फैसिलिटी या उसके लिए मेरे को वित्तीय सहायता मिले, तो वो नहीं मिलेगी भाई, ठीक है। बाकी फिर भी आप डिपार्टमेंट के अंदर जाकर इस चीज को कंफर्म करना। और एक जो बहुत ही जनरल क्वेरी आने वाली है आईएएस और आरएस की तैयारी के हिसाब से, और वो ये है कि भाई सर हमने तो पहले ही अप्लाई कर दिया था इस योजना के लिए और स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जो है वो तो अब जुड़ा है, तो क्या हम हमारे फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, क्या उसके अंदर कोई परिवर्तन कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप उसको एडिट कर सकते हो, आपके फॉर्म को, ठीक है, उसके अंदर चेंज कर सकते हो। कैसे हो सकता है? देखो उसके अंदर आपका जो एसएसओ आईडी के अंदर आपने जहां पर अप्लाई कर रखा है ना, एप्लीकेशन आपका फिलअप हो रखा है, उसके आगे एडिट का ऑप्शन आता है, पर वो ऑप्शन नॉर्मली नहीं आएगा। वो एडिट का ऑप्शन तभी आता है जब आपकी वो कहते हैं ना एप्लीकेशन के ऊपर किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट हो, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्शन क्रिएट होगा तो फिर वहां पर आपके एडिट का ऑप्शन आ जाएगा और उसके बाद में आप उसको एडिट कर सकते हो। अभी ऑब्जेक्शन कैसे क्रिएट होगा? तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा आपके जिले के, आप जिस भी जिले के या जिस भी स्थान के मूल निवासी हो राजस्थान के अंदर, उस जगह पर आपको समाज कल्याण विभाग या फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसके अंदर जाकर के उपयुक्त अधिकारी से आपको मिलना होगा। उनको अपनी बात बतानी होगी कि सर ऐसा ऐसा है, मेरे इस वो कहता है ना फॉर्म के अंदर मेरे को करेक्शन करना है, मैंने गलती से कोई दूसरा संस्थान भर दिया और मेरे को कोई दूसरा संस्थान भरना था, तो प्लीज आप वो कहते हैं ना कि इसके अंदर ऑब्जेक्शन जो है उसको जनरेट करें ताकि मैं इसको एडिट कर सकूं और मेरे को कोचिंग संस्थान का नाम चेंज करना है, मेरे को स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जो है उसको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो अगर आपके वो जो वहां पर अधिकारी होंगे भाई जेनवनली वो कर ही देंगे, आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो वो प्राधिकृत अधिकारी जो है वो ऑब्जेक्शन वहां पर जनरेट कर देंगे, क्रिएट कर देंगे और उसके बाद में आपके एसएसओ आईडी के अंदर एडिट का ऑप्शन जो है वहां पर शो होने लग जाएगा। तो जो भी प्रोसेस अगर एडिटिंग की है तो वो यही है, ये ध्यान करना। इसके इतर कोई भी एडिटिंग की प्रोसेस नहीं है। और एक बार अगर आपके 15 अक्टूबर के बाद में 15 अक्टूबर के बाद जो आपका ये अप्लाई करने वाली जो टाइम पीरियड है ये अगर क्लोज हो गया तो उसके बाद में आप एडिट नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको एडिट करना है तो उससे पहले पहले ही करना होगा, ठीक है। समझ गए होगे आप। फिर देखना भाई ये चीज ध्यान करना, जब आप अप्लाई करोगे इसके अंदर तो अप्लाई करते टाइम, फॉर्म भरते टाइम, एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम सबसे पहले ही आप जन आधार कार्ड डाल देते हो, उसका नंबर डाल देते हो, तो आपकी ऑटोमेटिकली बहुत सारी डिटेल्स जो है ना वो वहीं पे फिलअप होकर के आ जाएंगी जन आधार कार्ड से जो लिंक है वो सारी की सारी चीजें। तो उसके अंदर फालतू माथापड़ी नहीं करना कर लगी वो कहता है मेरे को तो इसके अंदर बदलना है, कुछ चेंज करना है। अगर आपको उसके अंदर चेंज करना है तो जन आधार कार्ड के अंदर ही आपको उसकी डिटेल्स के अंदर चेंज करवाना पड़ेगा, तो ही यहाँ पर चेंज होगा। अदरवाइज वो जो उससे लिंक्ड आपकी डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली वहां पे फिल हुई हुई आएंगी, ठीक है। उसके बाद में तो एक और चीज कि भाई इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ये चीज ध्यान रखना कि कोचिंग संस्थान का कोई रूल नहीं है, आप इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। जो मेरिट लिस्ट होगी वो आपके 10th और 12th के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी, विभाग द्वारा बनाई जाएगी, निदेशालय द्वारा बनाई जाएगी, डायरेक्टरेट खुद बनाएगा और उसके बाद में वो अपने अकॉर्डिंगली ही सारा मामला सेट करके, ठीक है, और जो संबंधित कोचिंग संस्थान है उन तक वो नाम या वो जो लिस्ट है वो भिजवा देगा। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, इसके अंदर कोचिंग संस्थानों का कोई रोल नहीं होगा, सरकार द्वारा या विभाग द्वारा ही उनको लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। जब लिस्ट पहुंच जाएगी कोचिंग्स के पास में तो उसी वक्त विभाग द्वारा ही आपको नोटिफाई करवाया जाएगा, ठीक है। और आप जाकर के वहां पर कोचिंग के अंदर जाकर बात कर सकते हैं, अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं या एडमिशन ले सकते हैं। और आपकी ये जो मेरिट होगी, ठीक है, ये आपकी प्रेफरेंस के बेसिस पर, आपके 10th और 12th के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। प्रेफरेंस बोले तो कि भाई आपने कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया है, डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप आईएएस की तैयारी करना चाह रहे हो, आरएस की तैयारी करना चाह रहे हो, किसकी तैयारी करना चाह रहे हो, ठीक है। तो आपकी प्रेफरेंस क्या है एग्जाम की या कोर्स की, और आपकी प्रेफरेंस कोचिंग को लेकर के क्या है। जैसे स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई राजस्थान का नंबर 1 इंस्टीट्यूशन है ये सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि जो कट ऑफ रहेगी या एक तरीके से आप कह सकते हो कि एप्लीकेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे,
तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको टॉप के अंदर आना पड़ेगा। और वो मेरिट लिस्ट कौन बनाएगा भाई? वो विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जो है उसी के द्वारा इसको तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से जुड़ी हुई जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो आप तक सही तरीके से पहुंचाई है हमने। और साथ ही साथ में कुछ इससे रिलेटेड क्वेरीज हैं जो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के अभी जुड़ने के साथ साथ आपके सामने आई होंगी, तो वो भी रिजॉल्व हुई होंगी। ठीक है, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है कि आप अच्छे से तैयारी करें, आपके भविष्य को और ज़्यादा उज्जवल बनाएं। थैंक यू।